हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग CSIR नेट 2019 का जो जून में एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम पेपर पे जो क्वांटम मैकेनिक्स में जितने सारे क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन डिटेल्स में इस लेक्चर में करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ए चार्ज्ड स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ मास m इज सब्जेक्टेड टू एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल v ऑफ फंक्शन ऑफ xyz इक्वल टू हाफ ऑफ k x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ पे k क्या है कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। नाउ ए परटर्बेशन इन द फॉर्म ऑफ ए वीक मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू v नॉट k कैप वेयर द b नॉट इज ए कांस्टेंट। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इज स्विच्ड ऑन इनटू हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लेवल्स विल द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द अनपर्टेड हैमिल्टोनियन स्प्लिट। ओके, पूछा गया है क्वेश्चन में क्या है कि कितना लेवल स्प्लिट करेगा, ठीक है। हैमिल्टोनियन जो है, अनपर्टेड हैमिल्टोनियन जो है उसमें कितना स्प्लिट होगा, और बोला गया है स्पेसिफिक की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो मैं पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट दूंगी, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो रेफरेंस यहाँ पे लिखा है, मैं सारे प्रॉब्लम को जहाँ से आप ऐसे प्रॉब्लम को और भी अप्रोच कर सकते हैं, तो मैं हर एक प्रॉब्लम का जो रेफरेंस है मैं एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसमें मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो क्वेश्चन था इसको आपको सॉल्यूशन करने के लिए जो रेफरेंस आपको और भी अच्छे से देखना है तो क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो बुक मिलता है कि जेट ली से, और जो चैप्टर नंबर 6 है तो वहाँ पे जो आइसोटोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला पार्ट है तो उसमें एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको करने का तरीका क्या है। तो पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ कि क्वेश्चन करना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, कि क्वेश्चन को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको पता है कि 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और ये एक आइसोटोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर था। आइसोटोपिक का मतलब होता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो ओमेगा होता है वो सेम होता है, तो क्या बोला जाता है कि आइसोटोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसे ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड, ये तीनों डायरेक्शन में ओमेगा का वैल्यू सेम होता है, तो उसी टाइम जो ऑसिलेटर होता है उसको बोला जाता है आइसोटोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो एक क्वेश्चन में गिवन था जो पोटेंशियल वो क्या था कि हाफ ऑफ k ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दैट मीन्स ये क्या था, ये जो पोटेंशियल गिवन था ये आइसोटोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो पोटेंशियल होता है वही था, ठीक है। और देखिए कि जो 3D हार्मोनिक आइसोटोपिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, तो जो होता है कि E इक्वल टू n प्लस 3/2 ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा, यही होता है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना ज़रूरी है कि n इक्वल टू क्या होता है कि 2k प्लस 1, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम करने के लिए जो प्रॉब्लम मैंने उठाया है पहले, ये जो प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट जो मैं लिखा रहा हूँ ये नोट डाउन कर लीजिए। क्या है कि n का वैल्यू क्या होता है कि 2k प्लस l से बराबर होता है, ठीक है। और जहाँ पे k जो होता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो दैट मीन्स 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ, ठीक है। और जो एल जो होता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जहाँ पे ये जो एल है वो क्या है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्या है कि ये एक्चुअली मैंने इसलिए लिखा है कि क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्प्लिटिंग क्या होगा, और देखिए कि
यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया था, तो एनर्जी लेवल क्या होगा, तब क्या होगा कि एन जो होगा, एन से जो स्प्लिट होगा, कितना स्प्लिट होगा, तो वो आएगा एम एल वैल्यू से। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया था कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितना स्टेट क्या होगा कि स्प्लिट होगा। ठीक है, तो एम एल वैल्यू से डिफाइंड होता है कि कितना स्टेट में डिफाइंड होगा। ठीक है, जैसे देखिए कि एग्जाम्पल एक कर लेते हैं। आप ऐसे सोचिए कि ग्राउंड स्टेट केस है, तो ग्राउंड स्टेट के केस में क्या होता है कि एन का वैल्यू 0, सो दैट मीन्स एन इक्वल टू क्या आ रहा है कि 2k प्लस एल। और यहाँ पे देखिए कि एन का वैल्यू 0 पुट करने से जो आ रहा है 2k प्लस एल आ रहा है। और ये जो कंसेप्ट है कि एन का वैल्यू क्या होता है कि 2k प्लस एल से इक्वल होता है, और k वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो k का वैल्यू आप 0 लेंगे तो क्या होगा, देखिए कि k का वैल्यू आप 0 लेंगे तो l का वैल्यू क्या आ रहा है कि 0। और a भी आपको पता है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो आप k का वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, दैट मीन्स फॉर हायर वैल्यूज ऑफ द k, l क्या होगा कि l का वैल्यू तब क्या होगा कि नेगेटिव आ जाएगा। बट नेगेटिव l वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल, l का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। सो दैट मीन्स जब ये ग्राउंड स्टेट में होगा तो तब क्या हो रहा है कि l का वैल्यू एक ही आ रहा है, सिर्फ 0। ठीक है, देखिए k का वैल्यू आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, 0 1 2 ऐसे करके। तो 0 मैंने पहले चूज किया है, तो इसके बाद आप 1 चूज करेंगे तो क्या आएगा कि नेगेटिव आ जाएगा l का वैल्यू। बट l का वैल्यू नेगेटिव वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसमें l का वैल्यू सिर्फ एक ही आ रहा है कि 0। तो l का वैल्यू जब 0 आ रहा है तो ml का वैल्यू क्या आता है कि -l से लेकर +l तक इंक्लूडिंग 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है कि +l से लेकर -l तक होता है ml का वैल्यू, बट यहाँ पे 0 है तो इसलिए ml का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ 0। तो मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए जो स्प्लिटिंग होगा वो क्या होगा, 1। एक ही ml वैल्यू आ रहा है और ml का वैल्यू ही डिफाइन करेगा कितना ml आ रहा है, वही डिफाइन करेगा कि नंबर ऑफ स्प्लिटिंग। ओके, तो ग्राउंड स्टेट होगा तो क्या होगा कि 0। तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि यही बस कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अभी क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन में बोला गया था एक्चुअली सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए क्वेश्चन इज जो सॉल्यूशन करना है आपको कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला गया था। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि एन का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए 0, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 1 एंड 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एन का वैल्यू 2 जब होता है वही डिफाइन होता है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को। ठीक है, तो चलिए, तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट था कि एन इक्वल टू 2k प्लस एल, तो यहाँ से आप पुट करेंगे एन का वैल्यू तो क्या आ रहा है कि 2 इक्वल टू 2k प्लस एल। और क्या है कि k का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 2 3 ऐसे हो सकता है। तो आप पहले कंसिडर करें कि k का वैल्यू 0, दिस इज k का वैल्यू क्या होगा कि 0। k का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, k क्या होगा कि k एक्चुअली नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो 0 से स्टार्ट करें तो l क्या आ रहा है, देखिए कि l जो आ रहा है 2 आ रहा है। k का वैल्यू आप 1 कंसिडर करें तो क्या आ रहा है कि l का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। l का वैल्यू 0 आ रहा है। आप फिर k का वैल्यू 2 कंसिडर करें तो क्या आ रहा है, देखिए कि नेगेटिव आ रहा है। l का वैल्यू नेगेटिव आएगा, बट l का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। तो l का जो वैल्यू है एक्चुअली 2 और 0 यही एक्सेप्टेबल है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए तो l का वैल्यू 2 आ रहा है, तो इसमें से आप ml का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा कि +2 से लेकर -2 तक और इंक्लूडिंग 0, तो क्या होगा कि 2l + 1 कितना वैल्यू आएगा कि 5 वैल्यू आएगा। ठीक है,
तो क्या होगा कि +2 1 0 और क्या होगा कि -1 और -2, यही 5 मिलेगा L2 के लिए। और ml का वैल्यू क्या आएगा, ml का वैल्यू आएगा कि 0। तो कितना आ रहा है कि L का वैल्यू जब 2 है तो ml का वैल्यू आ रहा है 5, और L का वैल्यू जब 0 है ml का वैल्यू आ रहा है 0। बट मैंने बोला था कि ml का वैल्यू जितना आएगा वही नंबर ऑफ स्प्लिटिंग होगा। तो देखिए ये जो 0 आ रहा है वो इसमें भी आ रहा है, तो एक बार लीजिए इसको। तो क्या है कि 0 एक स्टेट है, तो एक बार लीजिए, तो टोटल क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है। ठीक है, कितना स्प्लिटिंग होगा कि 5 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है तो वही स्टेट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ स्प्लिटिंग जो होगा इस अनपार्टेड हैमिल्टोनियन का वो क्या होगा कि 5, जो ऑप्शन ए पे था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो ए कंसेप्ट को याद रखिए कि E = n+3/2h²ω यही होता है। जब कोई क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्प्लिटिंग पूछा जाएगा तो क्या करना है कि n का वैल्यू 2k+l से डिफाइन होगा। तो क्या होगा कि k जो होगा कि नेगेटिव नॉन नेगेटिव एक्चुअली क्या है कि इंटीजर है। तो जैसे k का वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलेगा। तो आपको सिर्फ देखना है कि दोनों चीज़ को ध्यान में रखना है कि l का वैल्यू नेगेटिव ना हो, उसी तो आपको लेना है कितना स्प्लिटिंग आएगा। ठीक है, और स्प्लिटिंग जो डिफाइन होता है ml वैल्यू से, तो l आ जाने से आप आसानी से ml को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है कि ये पार्टिकल मूविंग इन ए सेंट्रल पोटेंशियल इज डिस्क्राइब्ड बाय ए वेव फंक्शन psi r = z फंक्शन ऑफ r, where the r vector is the position vector of the particle and fr is the function of r, जो है कि r = mod of r vector if l is the total angular momentum of the particle। तो क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ द L² मस्ट बी क्या होगा, जो ऑप्शन 4 है कि 2h², h², 4h² एंड 3/4h²। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले जो कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ, जैसे अगले प्रॉब्लम में मैंने किया था। तो हर एक प्रॉब्लम में पहले कॉन्सेप्ट को बताऊंगी तो देन सॉल्यूशन पे जाऊंगी। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने से पहले कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए क्या है कि इसको सॉल्व करने से जो रेफरेंस आप लोग फॉलो कर सकते हैं, मैंने जहाँ से एक्चुअली यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया है कि आप लोग और भी डिटेल्स में इसको स्टडी करने चाह रहे हो। तो क्या है कि जेटली का जो क्वांटम मैकेनिक्स का बुक मिलता है उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है एंगुलर मोमेंटम, वहाँ पे ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि इसमें जो रिलेटेड जो कंसेप्ट लग रहा है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, देखिए कि कंसेप्ट पहले क्या है इस प्रॉब्लम में। तो ये शॉर्ट नोट आप लोग जो है कि बना लीजिए, कंसेप्ट जो मैंने हर एक प्रॉब्लम में लिखा रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट नहीं चेंज होगा, कंसेप्ट तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो क्या है कि बोला गया है कि एल जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो क्या है कि L² का वैल्यू आइगन स्टेट Lm से जब ऑपरेट करता है, L² जो ऑपरेटर वो जो मिलता है कि L+1 ऑफ h²। ठीक है, और जो होता है कि स्टेट तो वही रहता है। तो ये क्या होता है कि L² का आइगन वैल्यू होता है L+1 h², और Lz का जो आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है कि वो जो होता है एक्चुअली m h², और जहाँ पे ये जो m होता है एक्चुअली क्या है कि ml। ठीक है, तो चलिए, और एक चीज़ आपको पहले से याद रखना है कि ml का वैल्यू जो होता है कि -l से
एल के अंदर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो क्या है, फिर देखिए कि एल का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है और क्या है कि आपको एम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देन आपको जो क्वेश्चन में गिवन था उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बोला गया है कि एल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जो कंसेप्ट है कि द वैल्यू ऑफ एल आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको याद रखना है कि ओ एफ फंक्शन जो गिवन रहता है, ओ एफ फंक्शन में कुछ थीटा का डिपेंडेंसी रहता है, थीटा डिपेंडेंसी से आपको पता चलता है कि एल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कंसेप्ट में जो बोल रहा हूँ कि पहला कंसेप्ट जो है कि ओ एफ फंक्शन जो गिवन है उसमें आपको देखना है कि थीटा का डिपेंडेंसी क्या है। थीटा का डिपेंडेंसी से आपको पता चल जाएगा कि एल का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे देखिए कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक ओ एफ फंक्शन कंसिडर कर रहा हूँ कि देखिए कि ओ एफ फंक्शन ऐसा है कि साई वो क्या है कि आर थीटा फाई से डिपेंडेंसी है, बट यहाँ पे जो है कि ये जो साई है ये क्या है, तो ऐसा है कि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। हो सकता है क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो कोई एक ओ एफ फंक्शन है जो थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो उसी टाइम क्या होता है कि एल का वैल्यू क्या होता है कि 0, ठीक है। देन देखिए कि कोई एक ओ एफ फंक्शन ऐसा गिवन है जो क्या है, मैंने ये ऐसा लिखा है कि कंसिडर कर रहा हूँ, तो आपको और भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा इसमें। देखिए तो ऐसा है कि साई जो है कि थीटा से साइन थीटा के बराबर डिपेंडेंसी है, और ऐसा करिए कि और कॉस थीटा के बराबर डिपेंडेंसी है। तो इसमें देखिए थीटा से तो डिपेंडेंसी है, बट जो पावर है ना थीटा का वो क्या है कि 1 है, ठीक है। तो जब ये सिर्फ थीटा पे डिपेंडेंसी हो रहा है, यहाँ पे क्या था कि इंडिपेंडेंट था इसलिए एल का वैल्यू 0, और यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा से डिपेंडेंसी है और कॉस थीटा से डिपेंडेंसी है, तो उसी टाइम एल का जो वैल्यू आएगा कि 1 होगा, ठीक है। ऐसे करिए कि नेक्स्ट केस एक ओ एफ फंक्शन है कि आर थीटा फाई, जो एक्चुअली क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा से डिपेंडेंसी है, साइन स्क्वायर थीटा से डिपेंडेंसी है। तो फिर क्या होगा कि एल का वैल्यू क्या आएगा कि 2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि साइन और कॉस का जो टर्म है, ऐसा भी हो सकता है कि एक और भी एक फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास है, तो देखिए तब भी क्या होगा कि तब भी एल क्या होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा का डिपेंडेंसी है तो वो क्या है कि आपको देखना है कि साइन और कोसाइन में जो पावर है उसको ऐड करना है, तो वो जो आएगा और ऑर्डर है उसको ऐड करना है। तो ऐसे देखिए कि यहाँ पे ऑर्डर जो है 1, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको ऐड करने से जो आ रहा है वही होगा एल का वैल्यू, ठीक है, उस स्पेसिफिक वही फंक्शन के लिए। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसलिए ये जो ऑर्डर है क्या है कि एल को डिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वेव फंक्शन का जो फॉर्म रहेगा उसमें से आपको एल को निकालना है, एल फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है आपको कि देखना है कि थीटा से डिपेंडेंसी क्या आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एल का वैल्यू मिल जाएगा। देन क्या है कि फाई का वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, वेव फंक्शन गिवन रहेगा। तो देखिए कि अभी मैंने जो किया है कि साई क्या था कि थीटा से डिपेंडेंसी से आपको एल को पता चल रहा था कि एल का वैल्यू क्या होगा। कभी आपको एम एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है वेव फंक्शन से, तो आपको देखना है कि जो डिपेंडेंसी है, आपको देखना है कि डिपेंडेंसी
क्या कि फाई से डिपेंडेंसी क्या है, उसमें से आपको स्पेसिफिक वेव फंक्शन में जो ml का वैल्यू होगा वो आ जाएगा। तो एग्जाम्पल से हम लोग और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए कि ऐसे एक वेव फंक्शन गिवन है r थीटा फाई, वो क्या है कि ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। तो इसका मतलब क्या है कि ml का वैल्यू क्या होगा, तो फिर 0 होगा। जैसे थीटा से डिपेंडेंसी नहीं हो रहा था, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो रहा था, तो एल का वैल्यू क्या होता था कि एल का वैल्यू होगा कि 0। तो अभी फाई से इंडिपेंडेंट है कोई वेव फंक्शन, तो क्या होगा कि ml का वैल्यू 0 आएगा। तो ऐसे करके और भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो वेव फंक्शन। तो ऐसा है, मान लीजिए कि साइन फाई है, तो क्या होगा, साइन फाई है और कॉस फाई है, ऐसे करके तो ml का वैल्यू क्या होगा कि 1 आएगा। ठीक है, सेम जैसे थीटा के केस में हो रहा था ऐसे होगा। ठीक है, बट इसमें एक थोड़ा चेंज होगा। ये आप लोग जब हाइड्रोजन एटम के केस में पढ़ते थे तो इसमें शायद ऐसे रहेगा, वेव फंक्शन ऐसे करके फॉर्म में रहेगा। ठीक है, e⁻⁻⁵ ऐसे करके फाई वाला टर्म आता है। ठीक है, तो देखिए कि जब इंडिपेंडेंट हो रहा है कि फाई का वैल्यू 0, फाई का वैल्यू जो क्या है कि इंडिपेंडेंट है वेव फंक्शन से, तब क्या है कि ml का वैल्यू 0। और जब ये -i⁵ होगा तो ml का वैल्यू क्या होगा, ये चेंज कर लीजिए कि -1 होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि साई का वैल्यू r थीटा फाई से डिपेंडेंसी है, तो ऐसे गिवन है कि e⁻i⁵ गिवन है, तो उसमें जो m फाई का वैल्यू आएगा, सॉरी दिस इज ml का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा कि +1 आएगा। ठीक है, ऐसे करिए करके और भी एक दो एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि ऐसा है कि साई इज डिपेंडेंसी ऑफ e⁻⁴i⁵। तो इसका मतलब है कि ml का वैल्यू क्या है कि -4। तो क्या है, देखिए कि फाई से डिपेंडेंसी जो आ रहा है वहाँ से आपको मिल रहा है कि ml का वैल्यू, और जब क्या है कि जब थीटा का डिपेंडेंसी आ रहा है उससे मिल रहा है एल का वैल्यू। ठीक है, तो चलते हैं जो क्वेश्चन था एक्चुअली उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से आपको आ जाएगा। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन था एक्चुअली L² का वैल्यू पूछा गया था, तो इसलिए देखिए क्या करना था। तो साई जो गिवन था कि z ऑफ f(r), बट स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे z जो होता है कि r cos थीटा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ रहा है कि r cos थीटा ऑफ f ऑफ r। तो देखिए मैंने अभी जो बोला था कि साई डिपेंडेंसी ऑफ थीटा से आपको क्या मिलता है कि एल का वैल्यू। तो देखिए कि थीटा से कैसा डिपेंडेंसी है, कॉस थीटा ऐसे ही सिर्फ थीटा का टर्म है और कुछ नहीं है। तो इसलिए देखिए मैंने अभी जो बोला था एल का वैल्यू क्या होगा, थीटा से डिपेंडेंसी आ रहा है और एल का वैल्यू जो होगा कि 1 मैंने अभी बोला था। तो देखिए, तो फिर आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि L² का आइगन वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे तो ml का वैल्यू नहीं लग रहा है, बट आप यहाँ पे वो जो कंसेप्ट अभी पढ़ा है तो उसको भी आप देख सकते हैं कि ml का वैल्यू चाहिए था। तो क्या करना था कि देखिए कि यहाँ पे कोई फाई डिपेंडेंसी नहीं है, तो मतलब क्या है कि जो साई गिवन था वो इंडिपेंडेंट ऑफ फाई था। तो इसका मतलब है कि ml का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होता तो क्या होता कि 0। ठीक है, बट यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे सिर्फ पूछा जा रहा है कि L² का वैल्यू क्या होगा, जो L जो है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो क्या होगा कि जो होता है कि L ऑफ L प्लस 1 h कट स्क्वायर। तो L का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मिल रहा है कि 1, सो 1 ऑफ 1 प्लस 1 तो h कट स्क्वायर, सो दैट मीन्स 2 ऑफ h कट स्क्वायर।
सो दैट मीन्स इसका जो रिजल्ट आ रहा है जो ऑप्शन ए पे गिवन था। और भी आपको ये जो कॉन्सेप्ट आपको और भी डिटेल्स में चाहिए तो आप जेटली का जो बुक है एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द वेव फंक्शन ऑफ ए फ्री पार्टिकल और मास m कांस्टेंट टू मूव इन द इंटरवल -l to l साई एक्स गिवन है कि a of l plus x l minus x where a is the normalization constant. The probability that the particle will be found to have the energy pi square h cut square under 2m l square. Each options are 0, 1 under root 2, 1 under 2 of root 3, फोर्थ ऑप्शन जो है कि 1 अंडर रूट पाई। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो कंसेप्ट इसको लगना चाहिए, लग रहा है जो कंसेप्ट, वो पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो रेफरेंस है कि चैप्टर नंबर 4 क्वांटम मैकेनिक्स जेटली से जो 1D प्रॉब्लम होता है तो उसमें से एक क्वेश्चन का जो कंसेप्ट और भी आपको चाहिए तो देख लीजिए। तो जो कंसेप्ट इस प्रॉब्लम को करने के लिए जो चाहिए तो क्या है कि पार्टिकल मैंने कंसिडर किया कि पार्टिकल इन ए पोटेंशियल वॉल हैविंग द विथ L। तो मैंने पहले जो विथ कंसिडर किया कि L है जो बॉक्स में है। तो फॉर दोनों केस होता है कि एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल एक सिस्टम होता है, एक होता है कि सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए कि इसमें जो वेव फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है कि साई n इक्वल टू एंटी सिमेट्रिक के लिए कि 2 अंडर L, जब विथ L है तो क्या होता है कि साइन ऑफ n पाई x अंडर L। और क्वेश्चन में बोला भी गया था 1D, तो इसलिए मैंने 1D पोटेंशियल बॉक्स कंसिडर किया। और यहाँ पे जो n का वैल्यू होता है 1 2 3 ऐसे करके, इस सब आपको पहले लिखना है कि 1 2 3 ऐसे करके ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स और 1 से स्टार्ट होता है। और एनर्जी का जो वैल्यू होता है एंटीसिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए वो क्या होता है कि n स्क्वायर ऑफ पाई स्क्वायर ऑफ एच कट स्क्वायर अंडर 2m ऑफ l स्क्वायर। और यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के केस में तो फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए n क्या होता है कि n का वैल्यू 1। तो फिर क्या होगा कि E ऑफ 1 ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होगा कि E1 तो इक्वल टू पाई स्क्वायर ऑफ एच कट स्क्वायर अंडर 2m ऑफ l स्क्वायर। नेक्स्ट चलिए कि सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, तो सिमेट्रिक के लिए पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होता है वो होता है कि साई n इक्वल टू रूट अंडर 2 अंडर L, एक होता है कॉस, एक होता है साइन। तो एक होगा कि कॉस ऑफ n पाई x अंडर L, एक कब होता है कि n का वैल्यू जब क्या होगा कि ऑड होता है, मतलब n 1 3 5 7 ऐसा होता है। तो क्या होता है कि सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए वेव फंक्शन जो होता है साई n इक्वल टू रूट अंडर 2 अंडर L कॉस ऑफ n पाई x अंडर L। तो देन और भी एक वेव फंक्शन के फॉर्म होता है कि साई n इक्वल टू ए भी होता है रूट अंडर 2 अंडर L और कॉस के प्लेस में साइन आता है, साइन ऑफ n पाई x अंडर L। n का वैल्यू जब इवन होता है 2 4 6 ऐसे होता है तब क्या होता है कि सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए जो वेव फंक्शन का फॉर्म होता है साइन से आता है, ठीक है। बट एनर्जी के केस में एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही रहता है जैसे एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल में था, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अंडर 2m l स्क्वायर, ठीक है। यही होता है एनर्जी फॉर द सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो अभी करना क्या है कि देखिए क्वेश्चन में क्या था, तो ये कंसेप्ट जो दोनों पोटेंशियल का था वो पहले नोट डाउन करिए और इसको थोड़ा आपको याद रखना था
तो अभी क्या है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल फाउंड हैव द एनर्जी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अंडर 2m_L²। बट देखिए जो क्वेश्चन है एक्चुअली एंटीसिमेट्रिक ना होके एक्चुअली सिमेट्रिक पोटेंशियल गिवन है, क्योंकि जो है कि -L से L गिवन है, तो क्या है कि सिमेट्रिक पोटेंशियल गिवन है। तो ऐसे जो होता है कि एक पॉइंट के दो साइड में क्या है कि सिमिलर पैटर्न आने से उसको बोला जाता है कि सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो क्वेश्चन जो है कि एक्चुअली -L से +L तक है पोटेंशियल का जो विड्थ है, मतलब बैरियर का जो पॉइंट है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन गिवन था एक्चुअली ये सिमेट्रिक पोटेंशियल का केस है। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन जो पोटेंशियल था कि दिस इज द वेव फंक्शन जो गिवन था साई ऑफ x इक्वल टू a ऑफ L प्लस x L माइनस x। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि a ऑफ L² माइनस x²। जो रीजन गिवन था कि -L से L तक, तो यहाँ से आपको आसानी से मिल जा रहा है कि वेव विड्थ जो है पोटेंशियल का वो क्या है कि 2L है। तो फिर देखिए कि जो बिहेवियर है एक्चुअली सिमेट्रिक पोटेंशियल का बिहेवियर है। और यहाँ पे देखिए कि जब एनर्जी वैल्यू आ रहा था, तो एनर्जी का जो वैल्यू आ रहा था En इक्वल टू n² ऑफ पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अंडर 2m_L² आ रहा था। बट वहाँ पे -L/2 से L/2 था। तो अभी क्या है कि विड्थ जो है 2L है, आगे जो विड्थ मैंने कंसिडर किया था वो L था, ठीक है। तो इसलिए 2m_L² आ रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा कि 2L का स्क्वायर। तो देन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आ रहा है कि 8m_L² नीचे में आएगा, और क्या है कि जो वाला टर्म था वो सेम ही रहेगा, ये आ रहा है कि 8m_L²। तो देन देखिए कि जो वेव एनर्जी का जो वैल्यू होगा कि n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्योंकि n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 आप पुट करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा कि एनर्जी आएगा E1। तो यहाँ पे जो मिल रहा है कि पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अंडर 8 ऑफ m_L²। ऐसे करके n का वैल्यू 2 के लिए जो E2 आ रहा है, देखिए कि 4 8 2 सो दैट मीन्स क्या होगा कि 4 8 से कैंसिल होके तो नीचे में 2 आ जाएगा, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है, ये है एक्चुअली फास्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फास्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। चलिए, बट क्वेश्चन में क्या था कि एक पार्टिकल का जो खोजे पाने का जो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है वो एक स्पेसिफिक एनर्जी के लिए जो है कि पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अंडर 2m_L² के लिए। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में बोला गया था कि पार्टिकल का खोजे पाने का प्रोबेबिलिटी, पार्टिकल का फाइंड आउट करने का जो प्रोबेबिलिटी को क्या है कि कौन सा एनर्जी वैल्यू पे पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अंडर 2m_L² के एनर्जी वैल्यू पे। तो इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए इसके रिलेटेड जो वेव फंक्शन है उसको आपको लिखना है। तो n2 के लिए जो वेव फंक्शन आएगा, देखिए मैंने यहाँ पे पहले से लिखा है कि जो एक्चुअली n का वैल्यू क्या है कि 2 है, तो n का वैल्यू 2 होने से दिस इज वेव, n का वैल्यू जब इवन होता है तो क्या होता है कि साइन वाला टर्म आएगा। तो इसलिए अभी ये जो एनर्जी है इसके रिलेटेड जो वेव फंक्शन है कि वो क्या है कि psi2, ठीक है। तो psi2 क्या होगा कि रूट अंडर 2 अंडर, अभी विड्थ क्या है कि पहले L था, अभी जो सिस्टम गिवन है तो यहाँ पे जो विड्थ है एक्चुअली 2L है, तो 2L आएगा L से, और क्या होगा कि साइन आएगा, क्योंकि n का वैल्यू इवन है तो क्या होता है कि साइन आता है, ऑड होता तो क्या होता कि कॉस होता। स्पेसिफिक यही हुई फंक्शन क्यों मैंने डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बोला गया है कि इस एनर्जी पे आपको पार्टिकल को खोजे पाने का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो इसी रिलेटेड वेव फंक्शन आपको लिखना है, ठीक है। तो साइन ऑफ क्या होगा कि n ऑफ पाई x अंडर L के प्लेस में 2L, और जो n है एक्चुअली n का वैल्यू क्या है कि 2 है अभी, ठीक है। तो n का वैल्यू 2 होने से यही स्पेसिफिक एनर्जी आ रहा है, तो उससे रिलेटेड करके आप psi2 को लिख रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करने से ये 2 2 कट जाएगा, तो 1 अंडर L, और क्या आ रहा है कि साइन ऑफ
पाई एक्स अंडर। ये क्या है कि यही ओ एफ फंक्शन है जिसमें पार्टिकल को आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। वो एक्चुअली क्या था कि फास्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी बोला गया था एक्चुअली, तो सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए, जब विथ क्या था कि -L to L। तो इसका मतलब है कि फास्ट जो एक्साइटेड स्टेट है दैट मीन्स psi2, इसी में आपको क्या करना था कि पार्टिकल को फाइंड आउट करना था। तो प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट होता है फिर वो लगा दीजिए, psi2 से आपको वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी psi2 से होगा, तो psi2 स्टार ऑफ psi2 dx का मॉड स्क्वायर, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं गिवन था तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। तो नीचे में क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन जो फैक्टर -1 से +L तक साई स्टार ऑफ साई ऑफ dx। तो इसको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए बट यहाँ पे जो आ रहा है कि साइन वाला टर्म आ रहा है, तो क्या है कि वो क्या होगा कि साइन जो x है एक्चुअली क्या है कि ऑड फंक्शन आएगा। साइन फंक्शन क्या होता है कि ऑड फंक्शन होता है। तो इसमें आपको इंटीग्रेशन करने से साई x क्या है कि साइन x से डिफाइन किया गया है, तो इसलिए इसमें जो ऑड फंक्शन आने से आपको इसको सॉल्व नहीं करना है कि आपको पता है कि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है कि 0 होता है -L से +L तक, एक्चुअली माइनस इनफाइनाइट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या होगा कि साइन x एक ऑड फंक्शन गिवन है, तो नीचे पर ऊपर वाला जो टर्म है तो क्या होगा कि 0। तो इससे क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि 0। ठीक है, नीचे जो भी आए तो ऊपर में क्या है कि साइन फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ऑड फंक्शन है साइन फंक्शन, साइन एक्स क्या है कि ऑड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन करने से क्या आता है कि 0 आता है। तो इसलिए जो स्पेसिफिक एनर्जी था, ए एनर्जी जो फास्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी था, पार्टिकल का खोजे, पार्टिकल का पाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा तो क्या होगा कि 0। जो ऑप्शन क्या था कि ऑप्शन ए पे था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, द वेव नंबर k एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ ए वेव आर रिलेटेड बाय द डिस्पर्शन रिलेशन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा k प्लस बीटा k क्यूब, where alpha and beta are the positive constant, the wave number for which the phase velocity equals to the group velocity। तो ऑप्शन 4 गिवन है। ठीक है कि 3 रूट अंडर अल्फा बीटा और रूट अंडर अल्फा अंडर बीटा, हाफ ऑफ रूट अंडर अल्फा अंडर बीटा, 1/3 रूट अंडर ऑफ अल्फा अंडर बीटा। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों में एक्चुअली आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक पार्ट होता है, जैसे ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, उससे रिलेट करके एक क्वेश्चन को मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में अभी कर रहा हूँ। तो देखिए ये आसान है बहुत। तो इसमें जो कंसेप्ट चाहिए तो सबको पता है शायद, तो कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट जो चाहिए कि फेज वेलोसिटी जो होता है एक्चुअली ओमेगा अंडर के होता है, और ग्रुप वेलोसिटी जो होता है एक्चुअली डी ओमेगा अंडर डी के होता है। और क्या है कि आप इसको ई और पी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओमेगा और के रिलेशन है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए कि वेव नंबर का वैल्यू क्या होने से फेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा ग्रुप वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि ओमेगा अंडर के इक्वल टू आपको डी ओमेगा अंडर डी के करना है। तो उसमें से आपको के का वैल्यू जो मिलेगा वही पूछा जा रहा है कि के का वैल्यू कौन सा होने से ये जो अभी जो डिस्पर्सन रिलेशन चल रहा है तो इसमें ओमेगा क्या है कि वीपी और वीजी का वैल्यू इक्वल होगा, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी इक्वल होगा। तो इसका जो रेफरेंस क्वांटम मैकेनिक्स का कोई भी बुक में मिल जाएगा। तो आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फॉलो करते हैं तो डिफिथ वहाँ पे भी चैप्टर नंबर 9 पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स वाला पार्ट है उसमें भी एक ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब। तो आपको करना क्या है कि डी ओमेगा अंडर डी के मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो देन ओमेगा का वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दीजिए, तो क्या आ रहा है कि रूट अंडर ऑफ
अल्फ़ा के प्लस बीटा ऑफ के क्यूब। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में था कि बाय प्रॉब्लम क्या था? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द फेज वेलोसिटी इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी। सो दैट मीन्स क्या है कि फेज वेलोसिटी इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी। तो दैट मीन्स ये जो क्या होता है डी ओमेगा अंडर डी के, ये क्या होता है कि ग्रुप वेलोसिटी। तो क्या क्वेश्चन में था कि इक्वल हो रहा है, और फेज वेलोसिटी क्या होता है कि ओमेगा अंडर के। तो क्या है कि ओमेगा अंडर के इक्वल टू दिस वैल्यू जो VG अभी हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है अभी, तो देन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो क्या आ रहा है देखिए, और एक चीज़ आप देखिए, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू ए गिवन था, तो इस टर्म पे जो लेफ्ट हैंड साइड था उसमें ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा कि सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ओमेगा का वैल्यू, नीचे में के था। ठीक है, तो इक्वल टू इधर क्या था कि अल्फ़ा प्लस 3 बीटा ऑफ के स्क्वायर, दिस इज ऑफ 2 ऑफ रूट अंडर ऑफ अल्फ़ा के प्लस बीटा ऑफ के क्यूब। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ रहा है? आ रहा है 2 ऑफ अल्फ़ा के प्लस बीटा के क्यूब। सॉरी, दिस इज नॉट कैंसिल आउट, एक्चुअली ये दोनों मल्टीप्लाई होने से ये क्या होगा, रूट वाला टर्म जो था वो एक्चुअली क्या होगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए आ जाएगा। सॉरी, सो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा के प्लस 3 बीटा ऑफ के क्यूब। तो इधर क्या आ रहा है कि 2 अल्फ़ा के, यहाँ पे अल्फ़ा के, तो दैट मीन्स अल्फ़ा के, और यहाँ पे आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 3। तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 3 बीटा के क्यूब आएगा, तो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होने से क्या आएगा कि बीटा ऑफ के क्यूब। ठीक है, अल्फ़ा के माइनस बीटा के क्यूब। तो यहाँ से दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप के को कॉमन लेंगे तो क्या होगा कि अल्फ़ा माइनस क्या आ रहा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा के स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या है कि के का वैल्यू 0 हो सकता है और अल्फ़ा माइनस बीटा के स्क्वायर का वैल्यू 0 हो सकता है। दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब है के 0 और अल्फ़ा माइनस बीटा के स्क्वायर 0, आइदर 2 0। ठीक है, आइदर दोनों 0 होगा। तो देखिए कि के का वैल्यू 0 हो सकता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में के का वैल्यू 0 नहीं था। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। सो दैट मीन्स के इक्वल टू रूट अंडर अल्फ़ा अंडर बीटा। जो एक्चुअली ऑप्शन कहाँ पे था, ऑप्शन कौन सा था कि ऑप्शन बी था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, एक क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास m इन 1 डायमेंशन कॉन्फाइंड टू ए रिजिड बॉक्स एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, इज इन द ग्राउंड स्टेट। तो जो कहाँ पे है कि ग्राउंड स्टेट पे, एंड इनफाइनेटली थिन वॉल इज वेरी स्लोली राइज्ड टू इनफाइनेटली एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स। तो इन सच ए वे दैट द सिस्टम रिमेन्स इन द ग्राउंड स्टेट एट ऑल टाइम्स। तो क्या है कि ये क्या है कि सिस्टम जो चेंज हो रहा है तो ऐसा है। ठीक है, पहले ऐसे था, वो ग्राउंड स्टेट पे था, तो अभी भी पार्टिकल कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट पे है, बट सिस्टम जो है कि थोड़ा सा चेंज हुआ है। एज्यूमिंग दैट नो एनर्जी इज लॉस्ट इन राइजिंग द वॉल। तो ये जो पहला केस था, तो ये बॉक्स के सेंटर में, तो दैट मीन्स ओ पॉइंट पे वो क्या है कि एक वॉल क्या है कि यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो जो है कि आपको कंसिडर करने बोला गया है कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है वो वॉल राइजिंग होने से। द वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट द वॉल इज फुली राइज्ड इवेंचुअली सेपरेटिंग ओरिजिनल बॉक्स इनटू द 2 कंपार्टमेंट। एंड देन क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल बॉक्स था उसको दोनों तरीके से डिवाइड हो रहा है, और ये जो है फुल्ली राइज्ड, दैट मीन्स ये एक्चुअली क्या है कि इवेंचुअली एक्चुअली जो है कि इनफाइनाइट तक ये क्या है कि
फुली राइज्ड है। ठीक है, तो देखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट चाहिए पहले, तो क्वेश्चन में ये जो फिगर गिवन था, तो पहले ऐसे एक केस था, तो उसको सेंटर में एक वॉल अभी क्या है कि राइज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा कि जो एक्चुअली वर्क डन लगेगा ये होने से, वही आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इस सिस्टम को ऐसे होने से तो क्या वर्क डन लगेगा जब पार्टिकल क्या है ग्राउंड स्टेट पे, ऑलवेज यहाँ पे भी ग्राउंड स्टेट पे था और यहाँ पे भी ग्राउंड स्टेट पे है। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो देन इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा देख लीजिए। इसका जो रेफरेंस आपको क्वांटम मैकेनिक्स एग्जैक्टली चैप्टर 4 1D प्रॉब्लम में मिल जाएगा। मैंने इस लेक्चर में ही आगे भी एक बार डिस्कशन किया है, जो कंसेप्ट जो किया है कि पार्टिकल इन द पोटेंशियल वेल द हैविंग द विड्थ जब एल होता है, तो क्या होता है कि एंटीसिमेट्रिक वाल के लिए जो होता है वेव फंक्शन एनर्जी स्पेसिफिक ऐसे होता है, और ग्राउंड स्टेट के लिए n=1। तो मैं यहाँ पे लिखा है अभी, तो देखिए इस थोड़ा देख लीजिए कि सिमेट्रिक वाल के लिए क्या होता है कि वेव फंक्शन का दोनों फॉर्म होता है, एक बार n का वैल्यू ऑड होने से और एक बार इवन होने से। तो और क्या है कि एनर्जी का वैल्यू सेम ही रहता है दोनों केस में, और यहाँ पे जो एक्चुअली जो सिमेट्रिक बोला जाता है इसलिए कि एक पॉइंट के दोनों साइड पे क्या है कि पोटेंशियल का जो नेचर है वो क्या है सिमेट्रिक होता है। तो अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के जो कौन सा केस है वो आपको यहाँ से देखना है, तो फिर उसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिए, तो देन इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहला देखिए कि क्वेश्चन में जो पोटेंशियल था वो एक्चुअली क्या था कि जो विड्थ था -L से L तक, दैट मीन्स विड्थ जो था 2L था। ठीक है, विड्थ जो था क्या था कि 2L था। तो पहला जो केस था वो क्या था, वो एक्चुअली जो है कि सिमेट्रिक पोटेंशियल गिवन था। तो सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए जो एनर्जी होता है En = n² ऑफ h कट स्क्वायर अंडर 2m ऑफ L²। L² होता है जब क्या है कि विड्थ क्या होता है कि L होता है। तो अभी क्या होगा कि अभी जो विड्थ है एक्चुअली क्या है कि 2L है। ठीक है, तो 2L है, तो इसलिए 2L का स्क्वायर होगा। ये L/2 और L/2 होता तो क्या होगा कि L तब क्या होता था कि L होता था विड्थ। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि 2L, तो 2L का स्क्वायर। तो यहाँ से जो मिल रहा है दैट मीन्स जो एक्चुअली फर्स्ट वाला जो केस था 5² h कट स्क्वायर अंडर 8 ऑफ mL²। ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड स्टेट बोला गया था, तो इसलिए ये n² का वैल्यू क्या होगा कि 1। ठीक है, तो एक्चुअली क्या था कि फर्स्ट जो केस था तो क्या था कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी था वो है कि π² h कट स्क्वायर अंडर 8mL²। बट देन क्या हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि व्हेन एक वॉल वेरी स्लोली राइज टू द इन्फिनिटी एट द सेंटर, तो इस बॉक्स के अंदर सेंटर में एक वॉल क्या है कि राइज कर रहा है, कैसे, इनफाइनाइटली, कितना स्लोली राइज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक क्या है कि राइज कर रहा है। तो फिर क्या हुआ कि दिस मीन्स दैट द सिस्टम इज एक्चुअली क्या है कि डिवाइडेड इनटू द 2 बॉक्सेस। वो क्वेश्चन में गिवन भी है, बोला गया है। तो क्या हो गया कि बॉक्स दोनों तरीके से डिवाइड हो गया। तो जैसे -L से L तक था, तो क्या हुआ कि -L से 0 हो गया और एक हो गया 0 से L, दोनों बॉक्स पे डिवाइड हो गया। और ये जो सेंटर पे जो एक्चुअली जो स्लोली राइज कर रहा है वो कितना तक जा रहा है कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। तो फिर आपको क्या करना था कि पार्टिकल अभी तो क्या है कि ग्राउंड स्टेट में अभी भी है। ठीक है, बट क्या है कि सिस्टम तो चेंज हो गया। तो सो द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द न्यू पोटेंशियल, तो ऐसे देखिए कि इसके लिए क्या होगा कि अभी जो पार्टिकल इस सिस्टम में रह रहा है और ये सिस्टम में रहेगा, कोई भी एक सिस्टम में रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको कंसिडर करिए कि न्यू एक सिस्टम बन गया। तो ये जो था
लेंथ था -l से l तक, अभी हो गया a कंसिडर करेंगे तो -l से 0 तक। तो इसके लिए एक क्या होगा कि एनर्जी आएगा न्यू पोटेंशियल के लिए। वो क्या, कौन सा एनर्जी? ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। तो वो क्या होगा कि एक्चुअली फॉर्म क्या होता है कि in² π² h² अंडर 2ml² होता है। 2m ऑफ, पहले क्या था कि जो विथ था 2l का स्क्वायर हो रहा था एक्चुअल जो इनिशियल केस था, बट अभी क्या है कि अभी जो विथ है कि l है, तो इसलिए क्या होगा कि l²। और यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, इसलिए कि पार्टिकल ऑल टाइम ग्राउंड स्टेट पे चल रहा है, ठीक है। पार्टिकल विल रिमेन्स इन द सेम स्टेट, वो क्वेश्चन में गिवन था। तो न्यू पोटेंशियल के लिए जो पार्टिकल का जो एनर्जी आ रहा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वो ई प्राइम है। तो पहले क्या था, E1 प्राइम है। पहले जो केस था उसमें जो पार्टिकल का ग्राउंड स्टेट एनर्जी था वो क्या था कि E1 था। तो अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्क डन कितना लगेगा इस सिस्टम से ऐसे सिस्टम होने से, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है कि वर्क डन ऑफ द सिस्टम जो होता है वो एक्चुअली होता है द चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। पहला ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या था कि E1, और अभी पार्टिकल का ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है कि E1 प्राइम। तो ये दोनों डिफरेंस करने से चेंज ऑफ द एनर्जी क्या होगा कि वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए कि क्या होगा, π² h² अंडर 2m ऑफ l² माइनस ऑफ π² ऑफ h² अंडर 8 ऑफ m ऑफ l²। इसको सिंप्लीफाई करने से जो आ रहा है कि 3 अंडर 8 ऑफ π² h² m ऑफ l², that means 3 π² h² under 8 m l². So work done on the system when the wall is fully raised up to infinity, fully raised इस पॉइंट पे सेंटर पे जो एक्चुअली एक वॉल जो अभी क्या है कि फुली राइज्ड करके बढ़ रहा है, जो इनफाइनाइट तक क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको करने के लिए जो वर्क डन लग रहा है सिस्टम पे वो क्या है कि 3 अंडर 8 π² h² अंडर m l², जो ऑप्शन ए पे था, ठीक है, ऑप्शन ए पे था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि ऑप्शन ए। तो मैंने इस लेक्चर में 5 प्रॉब्लम का जो फुल सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट जो बताया है, और भी कुछ क्वेश्चन आया था नेट 2019 जून पेपर पे एग्ज़ाम पे। तो और भी जो क्वांटम से क्वेश्चन आया था वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो रहा है। तो इसमें मैंने जो बेसिक वाला जो क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है ऐसे करके 5 प्रॉब्लम कराया है। तो नेक्स्ट जो WKB परटर्बेशन, स्कैटरिंग, ऐसे करके जो टॉपिक से पूछा गया था और भी 4-5 प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट और कोई भी कुछ आपको यहाँ पे कुछ समझ में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। अभी इतना ही, गुड बाय।